अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है वो पार्ट 2 की फिजिक्स की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने स्टार्ट लिया था चैप्टर नंबर 12 से। और चैप्टर नंबर 12 में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो चलते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको फ्लक्स का पता होना चाहिए। फ्लक्स का मतलब है फ्लो। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्लो। तो फ्लक्स की जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम ये डेफिनेशन करें या फ्लक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ठीक है, फर्ज करें ये एक एरिया है। इस एरिया में से मैं कहता हूँ कि ये वाली तीन लाइंस, ये तीन लाइनें इस एरिया में से तीन लाइंस पास कर रही हैं। तो बेसिकली इसको हम कहेंगे फ्लक्स या फ्लो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। या फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक एरिया है, यहाँ पे इस एरिया को कंसीडर कर लेते हैं। इसमें से तीन लाइनें मैं आपको कहता हूँ कि इस तरह इधर से आ रही हैं और इधर से निकल रही हैं। तो इससे आप कंसेप्ट याद रख सकते हैं फ्लक्स का। अगर मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए या द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ई का और ए का अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो उसको क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? हमने पार्ट 1 में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से एक जो है वो एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। वहां पे हमने ये देखा था कि जब भी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हम हमेशा लेते हैं कॉस थीटा। और वहां पे ही हमने ये पढ़ा था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो उस वक्त हम लेते हैं साइन थीटा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वेक्टर का साइन हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो इसके कुछ डिफरेंट केसेस हैं, उन केसेस को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केसेस को कहते हैं स्पेशल केसेस। ठीक है, तीन केसेस हैं। केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है। सबसे पहले जो है वो केस नंबर 1 को जो है वो डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में क्या है देखें। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो उसी का फार्मूला लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा ई ए कॉस थीटा। ये बात आपने याद रखनी है। जब आप साथ ये कॉस थीटा लिख देते हैं ना तो फिर ऊपर ये वेक्टर साइन नहीं लगाते हम। क्लियर? यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब ये देखिएगा, ये एक सरफेस मैंने बनाई हुई है। इस सरफेस को देखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आप ना इस बुक को कंसिडर करें, ये जो एक बुक है। ठीक है, अब आप ये सपोज करें ये जो एरिया ये जो बना हुआ है ये बेसिकली ये बुक है और ये इस तरह रखी हुई है। ठीक है, इस बुक को रखा हुआ है यहाँ पे ये ऐसे। क्लियर? अब जो फील्ड लाइंस हैं इस साइड से आ रही हैं, इसमें से गुजर के इधर की तरफ जा रही हैं। क्लियर? फिर देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं आपको कि ये फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं और इधर की तरफ जा रही हैं। ये जो ब्लैक वाली हैं इनको आपने ये कंसिडर कर लेना है। अगर इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है ना, मतलब ये जो सारा एरिया है तो वो भी इस तरफ है। मतलब इस बुक का जो ये जो एरिया आपको सारा ये फेस नजर आ रहा है ये इस तरफ है। मतलब इस ए की वैल्यू ये वाला, ये जो रेड है, इसके एरिया की भी अगर बात करें तो वो इस तरह बाहर की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से भेजी, इसमें से पास हुई और इधर की तरफ आ गई। और इसका जो एरिया है ये सारा, मतलब इसका फेस किस तरफ है? वो भी तो इस तरफ है। तो मतलब ये भी इस तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में ई है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये वाली फील्ड लाइंस हैं उसी डायरेक्शन में क्या है? एरिया ए है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जिस तरफ ई उस तरफ ए। अब ये देखें, जिधर ई जा रहा है और जिधर ए जा रहा है ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखें क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है? हाँ जी, बिल्कुल पैरेलल है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे? मतलब ये ई और ए क्या एक दूसरे को कभी इस तरह काटेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये तो रेल की पटरी की तरह ऐसे बिल्कुल सीधा पैरेलल जा रहे हैं। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या एंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एंगल तो तब बनता है जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो और इन दोनों ने एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करना। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल नहीं बनेगा तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। आपने इस स्टोरी के हिसाब से इसको याद रख लेना है कि जब दोनों पैरेलल होंगी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो एंगल नहीं बनेगा। एंगल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि एंगल कितना है? 0 डिग्री। आपने इस बात को बेटा याद रख लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीजों को भी हम इसी के साथ रिलेट करेंगे। अब ये थीटा है, थीटा की जगह पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 0 डिग्री। थीटा की जगह पे 0, cos 0 वैल्यू देता है। कैलकुलेटर पे आप वैल्यू ले सकते हैं। cos 0 1 देगा। 1 को ई ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई ए वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में जो है हमारे पास ये क्या होगा? फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब देखिएगा बेटा दूसरी एग्जांपल क्या है। दूसरे केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरे केस में क्या आ जाता है कि वही जो बेसिक रिलेशन है, सबसे पहले तो उसको उठाएंगे, डॉट को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखें इस केस में हमने बुक को रखा था इस तरह, ये
अब इस केस में हम बुक को रख रहे हैं इस तरह, तो इस तरह ये डायग्राम इसलिए बनी हुई है, इस तरह रखा है। तो अब देखें फील्ड लाइंस पहले पिछले केस में इधर से आ रही थी और इधर जा रही थी, फील्ड लाइंस इधर से आ रही थी और इधर की तरफ जा रही थी। अब भी वैसे ही है, फील्ड लाइन इधर से आ रही है और इधर से जा रही है, मतलब इस तरह इसके इस तरह सीधी लाइन है, सीधी जा रही है। क्लियर। और देखें अब पहले इसका ये सारा फेस इस तरफ था तो हमने एरिया भी लिया हुआ था इस तरफ, लेकिन अब इसका फेस अपवर्ड है तो अब हम एरिया भी इसका लेंगे अपवर्ड। क्लियर। आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो बुक थी हमारे पास पहले तो हमने रखी हुई थी ऐसे, अब हमने बुक रखी हुई है ऐसे, फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है ऐसे, इधर की तरफ फील्ड लाइन जा रही है और इसका एरिया बुक का फेस की तरह ऊपर की तरफ, तो बुक का फेस क्योंकि ऊपर की तरफ है ऐसे। क्लियर। तो यह सादा सी एग्जांपल, ये फील्ड लाइन से आ रही है और ये इस तरह ऊपर की तरफ इसका वेक्टर एरिया है। तो अब आप ये देखेंगे कि फील्ड लाइन तो जा रही है इधर को ये, और वेक्टर एरिया है ऊपर को ये देखें कितने डिग्री एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। क्लियर। ये आपको समझ आ गया, ये फील्ड लाइन आ रही है और ये वेक्टर एरिया है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। आप अपने समझने के लिए यूं भी कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर एरिया मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, आप इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं ऐसे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये देखें यहाँ पे ये कितने डिग्री बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसको मैं दोबारा रेज कर देता हूँ ताकि ये आपको दोबारा कंफ्यूज ना करे। क्लियर। थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री, सॉरी ये यहाँ पे cos 90 जो है आप कैलकुलेटर पे वैल्यू लेंगे cos 90 की, cos 90 आपको वैल्यू दे देगा 0, 0 को EA के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको भी क्या कर देगा 0 कर देगा। पहले वाले केस में क्या था, ये हमारे पास केस आया मैक्सिमम का, दूसरे में जब जवाब 0 आ गया तो इसको हम क्या नाम दे देंगे मिनिमम का। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम आप इसके साथ लिखें, आप अगर केस 1 की बात करें वहां पर लिखेंगे मैक्सिमम फ्लक्स, उसकी हेडिंग दे लीजिएगा। केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 के साथ ही यहाँ पे लिख लीजिएगा मिनिमम फ्लक्स, तो आप साथ उधर ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट केस नंबर 3, हमने देखा एक दफा हमने बुक को इस तरह रखा था, दूसरी दफा हमने बुक को इस तरह, मतलब एक दफा इस तरह परपेंडिकुलर, दूसरी दफा हॉरिजॉन्टली। अब हम तीसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम इस बुक को इस तरह कर्व्ड फॉर्म में रखें, मतलब टिल्ट करके या टेढ़ा करके, मतलब इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा करके बुक को रखें, तो ये बेसिकली हमने इसी तरह टेढ़ा करके रखने की ही कोशिश की है। टेढ़ा करके रखेंगे तो आप देखें इस बुक का जो फेस है, जो वेक्टर एरिया है वो ऊपर की तरफ है इधर को, तो ये बेसिकली इधर को ही जा रहा है। क्लियर। और फील्ड लाइन वैसे ही इधर से आ रही थी इधर की तरफ जा रही थी, तो फील्ड लाइन वही इधर से आ रही हैं, अंदर से गुजर रही हैं और आगे की तरफ जा रही हैं। अब क्या होगा, अब ये देखें कि ये जो वेक्टर एरिया ए है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है, ये आपस में क्या बना रही हैं एंगल थीटा, तो ये हमने थीटा लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई जो है उसको ऐसे लिखेंगे और ये जो ए है इसका प्रोजेक्शन किस पे गिरेगा, मतलब अगर इसके ऊपर कोई लाइट रखें तो उसका साया आएगा इसके ऊपर, तो मतलब इसके ऊपर लाइट रखें तो इसका साया आगे नीचे इसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, ए का साया किसके ऊपर आ रहा है ई के ऊपर, तो उसको प्रोजेक्शन को हम नाम दे देते हैं ए कॉस थीटा का। तो ई और ए कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या लिख लेंगे ई ए कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स यही एक टॉपिक था और मेरा ख्याल है ये बहुत फंडामेंटल है, अगर आप इसको थोड़े से भी कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलें तो ये आपके लिए सॉल्व करना बड़ा ज्यादा आसान होगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहती है कि ये पता नहीं ये डायग्राम्स किस तरह बनती है, तो ये डायग्राम्स एक दफा मैं आपको बनानी सिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा। सबसे आसान डायग्राम ये है, इस डायग्राम को आपने कैसे बनाना है, एक लाइन जो है बेटा आपने एक बड़ी लगा लेनी है, ठीक है, और इस तरह, और दूसरी लाइन आपने थोड़ा सा नीचे रख के इस तरह। क्लियर। इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें, तो इस तरह वाली आपकी शेप बन जाएगी। क्लियर। अभी मैं एग्जैक्ट जगह पे खड़ा होकर नहीं बना रहा, इस वजह से थोड़ी सी ये टेढ़ी बनी है। तो एक लाइन यहां से आपने लगानी है ये वाली, एक लाइन ऊपर होगी और एक लाइन इस तरह नीचे होगी, तो इनको बाद में आपस में जोड़ देना है, तो इस तरह आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। दूसरी डायग्राम जो ये वाली बनी हुई है ये तो बिल्कुल सी आसान है, एक इस तरह लाइन लगाएं, दूसरी लाइन जो है थोड़ी सी आगे रख के इस तरह लगा लें ऐसे, तो या इसको सिंपल इसके साथ भी मिला दें तो भी ठीक है ऐसे, मतलब ये तो सीधा सीधा अगर आप एक बॉक्स भी बना देंगे ना तो भी ये काम चलेगा। क्लियर। दो डायग्राम हो गई, तीसरी जरा स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इसको मैं आपको बनाने का तरीका सिखा देता हूँ। ये देखिएगा, एक लाइन आपने बेटा लगानी है इस तरह, ठीक, दूसरी लाइन आप लगा देंगे इसी के रेफरेंस से इस तरह ये लाइन लगा देंगे, दो लाइनें लग गई। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब अगला जो है अगली लाइन कैसे लगाएंगे, इसको लेके ना थोड़ा सा नीचे ले आए, इसको भी ले आए थोड़ा सा नीचे ले आए, इनको बेटा आपस में करेंगे ज्वाइन, ज्वाइन कर दिया।
आगे इसको ले जाएंगे सीधा इसके साथ, तो ये जो है वो आपकी डायग्राम बन जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा और इस तरह टिल्टेड करके नीचे लेके जाना चाहते हैं तो आप और इसको ऐसे तरह खींच लें, ऐसे कर लें, तो ये इसके साथ जाके मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह जो है ये आपकी डायग्राम ये भी बन जाएगी। तो ये लाइनें देख लें कि इधर से लगाएंगे इधर निकल जाएगी, इधर से लाइन लगाएंगे इधर निकल जाएगी। तो बस यही है, ये जो वेक्टर एरिया है वो आप इधर से ऊपर की तरफ ले लें। तो ये वो डायग्राम है जो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये डायग्राम भी बनानी आ चुकी होंगी, ये भी आप जो है ये सारा समझ चुके हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।